IIT रुड़की में अंडरग्रेड इसलिए स्टार्ट की, घर के पास था एक तो। दूसरा ये था कि घर के आसपास और सीनियर्स थे जो कि रुड़की में गए हुए थे, तो घर वालों को पता था IIT रुड़की के बारे में और कहीं का पता नहीं था। दिल्ली में ट्राई किया था, ऑब्वियसली हुआ नहीं। तो मेरे पास सबसे पहले जो आया था, जो क्या बोलते हैं उसको, जो ऑफर, मतलब पहले प्रायोरिटी लिस्ट भरते हैं ना IITs में, कौन सी रैंक प्रेफरेंसेस जो फिल करते हैं, तो उसमें सबसे पहले मेरे पास आया था IIT खड़गपुर में सिविल का ड्यूअल डिग्री का, सिविल में डिग्री BTech प्लस MTech 5 ईयर। लेकिन खड़गपुर वैसे भी इतना दूर है, बट ठीक है, ऑब्वियसली नाम के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो वो था, और उसके बाद उससे ऊपर मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में था IIT रुड़की का सिविल, क्योंकि रुड़की का सिविल सबसे फेमस है सभी IITs में, सिविल में फेमस है। सिविल ही क्यों सेलेक्ट किया फिर, कोई रीजन सिविल लेने का? ब्रांच सेलेक्ट की नहीं थी, कट ऑफ के हिसाब से ली था कि कौन से ब्रांच में कितने के पैकेजेस मिलते हैं लोगों को। ऑब्वियसली वही जो रेगुलर ऑर्डर है, कंप्यूटर साइंस सबसे ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिर सिविल, और फिर जो भी ब्रांचेज आती हैं। तो उसमें मेरे को सिविल वाले कैटेगरी में मिला, ठीक। तो उसमें पहले मेरा खड़गपुर में हुआ था, तो मैंने फ्रीज नहीं किया था फर्स्ट राउंड के बाद। हाँ, फ्रीज भी करना पड़ता है। तो मैं दिल्ली में गया था, तो फिर वो कंटिन्यू किया था, मैंने फ्रीज नहीं किया था अपना। तो उसके बाद फिर सेकंड राउंड में मुझे रुड़की का सिविल मिल गया था, और मुझे दिख रहा था उसके आगे वाले जो ऑप्शंस थे वो फिर ऐसे थे कि IIT बॉम्बे वगैरह में केमिकल वगैरह को थोड़ा नीचे रखा था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था केमिकल में। तो मुझे ये था कि थोड़ा पास भी मिल रहा है रुड़की, और सिविल में इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था। मैंने एज अ बैकअप नाटा का एग्ज़ाम दिया था, नेशनल आर्किटेक्चर टेस्ट फॉर एप्टीट्यूड, आई थिंक। अच्छा, तो JEE मेंस के सेकंड एग्जाम होता वो है क्या? नहीं, तो आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आर्किटेक्चर में JEE मेंस पेपर 1 तो देते हैं सभी, पेपर 2 भी देना पड़ता है, उसमें ड्राइंग वगैरह होती है और मैथ्स होती है और कई और जनरल नॉलेज टाइप की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा नेटा पास करना पड़ता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया जो आर्किटेक्चर एसोसिएशन वगैरह है उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है एंटर करने के लिए। उसके बाद अगर IIT में हो जाता है, JEE एडवांस देना पड़ता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अगर जाएं तो। उसके बाद अगर हो जाता है IIT में, तो IITs के अंदर जाके फिर दोबारा एक आर्किटेक्चर का टेस्ट देना पड़ता है। ओ, तो और भी 3 लेवल हो गए फिर, मतलब हाँ टेस्ट की। हाँ, तो काफ़ी डिफिकल्ट आर्किटेक्चर में भी। और पहला लेवल है इसमें ड्राइंग का, फिर मतलब फिजिकली पेन पेपर देते हैं? हाँ, उसमें 50%, आई थिंक 50% स्कोर तो ड्राइंग का होता है, 50% स्कोर मैथ्स और बाकी सब। ड्राइंग मतलब जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर कोर्स लिया हो तूने बैचलर्स में, वैसी ड्राइंग्स होती हैं? किस टाइप की ड्राइंग करनी पड़ती है? बैचलर से तो पहले की बात हो रही है, तो JEE। हाँ, बैचलर से पहले, मतलब फिर भी किस टाइप की ड्राइंग होती है? मुझे क्वेश्चन याद है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक तो क्वेश्चन ये आया था कि अपने घर का फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, घर के आगे खड़े और घर को ड्रॉ करना है फ्रंट से कैसा दिखता है। काफी सब्जेक्टिव हो गया, मतलब सब्जेक्टिव है, और पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखना पड़ता है उसमें कि वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा अगर तो आगे से खड़ा होकर देख रहा है, फिर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा, 3 पॉइंट, वो सब देखना पड़ता है स्क्रैच करते टाइम। एक था उन्होंने 3-4 अलग अलग शेप्स दी हुई थी, एक जैसे हाफ मून टाइप का कुछ था, एक ट्रायंगल था, ऐसे स्टार की 2-3 चीजें थी, उनको कंबाइन करके लोगो डिजाइन करना है। सारी की सारी शेप्स होनी चाहिए। तो कितने क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप से? मेरे ख्याल से ड्राइंग के 4 क्वेश्चन होते हैं, 4-5, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, उनमें टाइम लगाना पड़ता है क्योंकि ड्राइंग में तो टाइम लगेगा ही। तो 3 घंटे का ही होता है एग्जाम, 3 घंटे का। तो इंटरेस्टिंग एग्जाम था। हाँ, देख के पता चल रहा है, कभी पता ही नहीं था मेरे को ऐसा भी होता। इसमें रैंक भी मेरी अच्छी आ गई थी, फर्स्ट टाइम में 444 रैंक आई थी मेरी उसमें। तो इसका तो रिजल्ट आने में भी काफ़ी टाइम लगता होगा, क्योंकि सबका सब्जेक्टिव है, टाइम लगता है। लेकिन फिर लोग उतने ज़्यादा नहीं है ना JEE मेंस पेपर 1 जितने जो देते हैं, लेकिन JEE मेंस पेपर 2 के रैंक के बेसिस पे डायरेक्टली जा सकते हो तुम काफ़ी सारे आर्किटेक्चर स्कूल्स में। जैसे JEE मेंस पेपर 1 के बेसिस पे NITs में जाते हैं ना लोग, वैसे पेपर 2 के बेसिस में IIT के अलावा बाकी जो आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं उनमें डायरेक्टली घुस सकते हैं। तो निफ्ट वगैरह होता है, निफ्ट में भी जा सकते हैं। तो मैं जा सकता था निफ्ट में अगर मैं चाहता तो उस टाइम। तो ओबियसली फिर JEE मेंस पेपर 2 बोल रहा हूँ, पेपर 1 के बाद एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गया, एडवांस दे दिया। फिर खड़गपुर सिविल में हुआ वो नहीं लिया, रुड़की सिविल में हुआ,
वो फ्रीज कर दिया तो रुड़की सिविल में चला गया। तो फिर सिविल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट ईयर में तो कॉमन ही रहा होगा सब कुछ, या फिर कुछ डिफरेंट था? फर्स्ट ईयर में क्लासेस कॉमन थी मोस्टली, सिर्फ एक कोर्स डिफरेंट होता है रुड़की में, मतलब सभी जगह अलग अलग है ऑब्वियसली, बट रुड़की में हर एक ब्रांच में कोर्स होता है इंट्रो टू, और फिर वो जो ब्रांच है। ओएस हमारे भी था सेम तो सेम। हमारे भी था, इंट्रो टू सिविल इंजीनियरिंग था, जैसे हर एक ब्रांच का इंट्रो टू फिर ब्रांच। कुछ ज़्यादा डेप्थ नहीं होती उसमें, बस ब्रॉड ओवरव्यू सही होता। ब्रॉड था, लेकिन रुड़की सिविल डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है। रुड़की सिविल डिपार्टमेंट के अंडर 5 डिपार्टमेंट है, जो कि बाकी कहीं सिविल के अंदर सब डिपार्टमेंट नहीं होते। लाइक अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, सबकी सेपरेटेड बिल्डिंग। काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है फिर तो। बहुत ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है, तो 5 डिपार्टमेंट। लिटरली क्वेश्चन भी आया था इंट्रो टू सिविल में कि 5 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। आई थिंक फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया। एग्जाम भी था क्या? हमारे एग्जाम नहीं था इसका, बस वन वे टीचिंग था, बस थोड़ा बहुत बताया था उन्होंने क्या होता है। नहीं, एग्जाम था उसका, और मुझे 5 डिपार्टमेंट आई डोंट नो मैं याद कर पाऊंगा क्या। एक तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होता है, उसके अलावा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अच्छा याद तो है। तो ये 5 अलग अलग डिपार्टमेंट थे। लाइक सभी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अलग अलग आके भी पढ़ाते थे इंट्रो टू सिविल में। तो जैसे स्ट्रक्चरल का जो प्रोफेसर था उसने बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था पूरा, उस पर बहुत सारे लेक्चर दिए थे कि फाउंडेशन कैसे बनाई थी, कितने पिलर हैं। उस पर विंड बहुत ज़्यादा चलती है, तो उनको विंड लोड देखना पड़ता है, उससे फाउंडेशन पे कितना टॉर्क लगेगा विंड की वजह से। तो वो सारी चीज़ें कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। जियो टेक्निकल था, ग्राउंड को रीइंफोर्स करना। पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से फील्ड में था इन 5 में से? इन 5 में से देख, एनवायरमेंटल में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मे बी प्रोफेसर की वजह से हो सकता है, इतना कुछ इंटरेस्टिंग बताया नहीं था। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इस टाइप की चीज़ें डिस्कस हो रही थी। मुझे इंटरेस्ट काफ़ी पहले से रिसर्च वगैरह में था, मतलब कुछ ना कुछ अलग करना था। सिविल से फिजिक्स में कैसे है? वही रीज़न है ना एग्जैक्टली, कि कुछ अलग करना था, तो मुझे लगा सिविल में मोस्टली सब कुछ हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे इंटरेस्टिंग काम होता है अभी भी, लोग डेटा साइंस वगैरह यूज़ करके ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि कहाँ पे हाईवेज बनने चाहिए, या फिर कहाँ पे कितने लेन्स बनने चाहिए, ट्रैफिक का डायरेक्शन क्या होना चाहिए ताकि कोई कंजेशन ना हो। उस पर भी काम है अभी भी डेटा साइंस टाइप में। बट मुझे प्रोग्रामिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, नहीं कभी भी नहीं है। मेरे को टेंजिबल काम चाहिए, कुछ जिसमें अपने हर एक हाथों से कर सकूँ। फिर उसमें क्या हुआ, मतलब कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग बनाएगा तो क्या करेगा, मतलब सिविल में तो कुछ बच नहीं जाता। जियोमेट्रिक्स इंटरेस्टिंग था। जियोमेट्रिक्स होता है सैटेलाइट वगैरह या फिर अलग अलग इमेजरी से मैपिंग करना, जो तू अभी ड्रोन से कर रहा था, वो सारा जियोमेट्रिक्स डिपार्टमेंट के अंडर आता था। काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो गूगल वाला ही काम हो गया बेसिकली। गूगल वाला ही हो गया, और वो भी है क्या कि हर एक जगह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की नीड होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह सैटेलाइट मैपिंग ही कर देंगे। जैसे डंपी लेवल होता है, तूने देखा होगा, तुम्हारे सिविल में लोग करते थे कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू लोग देखते हैं, और काफ़ी दूर जाके एक स्केल लेके खड़ा होता है, पूरे दिन करते रहते हैं काम, पूरे दिन करते रहते हैं, पूरे एक एरिया को मैप करते हैं। तो वो भी जियोमेट्रिक्स के अंडर आता है। फॉर एग्जांपल, एक छोटे एरिया में मैप करना है, पाइपलाइन बिछानी है तो कंटूर मैप करना है। और फिजिक्स में फिजिक्स ही सिलेक्ट किया था, फिर और भी चीज़ें सिलेक्ट करी थी? फिजिक्स का ऐसा था कि एक कोर्स था सिविल में, मॉडर्न फिजिक्स का नहीं नाम था उसका, फिजिक्स का ही कोर्स था, फिजिक्स इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हमारा तो फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 ऐसे नाम थे। मैकेनिक्स 101 था कोर्स। तो उसमें प्रोफेसर कोर्स लेता था, और साथ में एक लैब भी होती थी। जो लैब होती थी वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में होती थी, और उस लैब इवन तो मैकेनिक्स से कोई लेना देना नहीं था उसका, प्योर फिजिक्स वाले एक्सपेरिमेंट्स थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, टेम्परेचर कंडक्शन वगैरह, हीट कैपेसिटी मेजर करना, और इस टाइप के सारे एक्सपेरिमेंट थे। मैकेनिक्स से कोई रिलेशन नहीं था उनका। बट वो जो प्रोफेसर थी जो लैब लेती थी, काफ़ी ओल्ड प्रोफेसर थी, बट उसने काफ़ी इंटरेस्ट दिलाया था मुझे फिजिक्स में उस टाइम में। लाइक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछती थी वो, लाइक उससे काफ़ी पढ़ने लग गया था मैं फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स में मेरा पहले इंटरेस्ट ज़्यादा था, लाइक फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था जेईई के टाइम पे भी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब मेरी भी रिसर्च की शुरुआत फिजिक्स से हुई थी, बट ब्रांच चेंज नहीं करी मैंने। बट प्रोफेसर जो था, ऑप्शन होता है आईटी तिरुपति में ब्रांच चेंज? हाँ, ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन होता है फर्स्ट ईयर के बाद, जीपीए बेस्ड। इसी में रुड़की अलग है बाकी आईआईटी से, क्योंकि ब्रांच चेंज का ऑप्शन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद होता है, ईयर के बाद।
फिर तो सिर्फ एक ही सेमेस्टर से? सिर्फ एक ही सेमेस्टर सिविल में था फिर। तो आई थिंक बढ़िया चीज़ है, जितना जल्दी दे दो तो। हाँ वो तो बढ़िया है, बट फर्स्ट ईयर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक सारे वुमन कोर्सेज है एक्सेप्ट फॉर इंट्रोडक्शन टू पर्टिकुलर इंजीनियरिंग। हाँ, हमारे सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही कॉमन होते हैं, हमारे सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स कॉमन नहीं होते। तो कितना कॉम्पिटिटिव है फिजिक्स में चेंज करना? फिजिक्स में चेंज करना कंपेरेटिव उस टाइम में नहीं था। उस टाइम में क्या था कि सिविल की कट ऑफ ज़्यादा जाती थी, सिविल में घुसना मुश्किल था और फिजिक्स में घुसना ईजी था उस टाइम पे, उस साल तक। उससे अगले साल से अपोजिट हो गया था। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। इंजीनियरिंग फिजिक्स एज अ ब्रांच इंडिया में बहुत लेट आई है। इंडिया में फिजिक्स ही होती थी, इंजीनियरिंग फिजिक्स नहीं होती थी। वो आई थिंक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब यूएस वगैरह में इंजीनियरिंग फिजिक्स स्टार्ट हुआ, फिर इंडिया में आना शुरू हुआ। तो लोगों को आइडिया था नहीं उस टाइम पे फील्ड क्या है, किस टाइप की जॉब लगती है लोगों की, तो सेफ्टी नहीं लगती थी लोगों को उसमें। लेकिन रुड़की से पहले बॉम्बे में स्टार्ट हो गई थी इंजीनियरिंग फिजिक्स, दिल्ली में स्टार्ट हो गई थी, गुवाहाटी में भी है, मैं श्योर नहीं रुड़की से पहले स्टार्ट हुई थी या फिर सेम टाइम पे स्टार्ट हुई, बट आई एम श्योर कि दिल्ली और बॉम्बे का एग्जाम्पल उस टाइम तक आ गया था, लोगों के प्लेसमेंट होने शुरू हो गए थे, तो उससे लोग जाने लग गए थे फिजिक्स में। आई थिंक वो रीज़न है, मे बी और कोई रीज़न रहा होगा। क्या डिफरेंस है मैं फिजिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स के बीच में? फिजिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स में डिफरेंस ये है कि, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुआ क्योंकि वहाँ पे जब मैं गया था, वहाँ पे 1 साल ही हुआ था ब्रांच स्टार्ट हुए इंजीनियरिंग फिजिक्स स्टार्ट हुए, उससे पहले BS + MS इन फिजिक्स थी वहाँ पे। तो जो प्रोफेसर फैकल्टी थे वो तो स्टिल वही फैकल्टी थे जो BS + MS इन फिजिक्स को पढ़ाते थे, इंजीनियरिंग तो उन्होंने पढ़ाई नहीं थी। तो पूरा हार्डकोर फिजिक्स था, सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो गया, उसमें भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड इतना नहीं था, थ्योरी ज़्यादा थी, न्यूक्लियर फिजिक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था, हाई एनर्जी फिजिक्स पे फोकस था। ऐसे कोर्स मेरा था न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स में, स्टार्स के अंदर क्या न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसकी केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते थे। प्लाज्मा फिजिक्स पे कोर्स था कि प्लाज्मा को मॉडल कैसे करते हैं, प्लाज्मा फ्लूइड की तरह फ्लो होता है, जो फ्लूइड डायनेमिक्स की इक्वेशंस होती हैं वही प्लाज्मा पे लग जाती हैं, तो उससे कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आता था क्योंकि विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं ना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को। तो मैंने न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स स्टार में रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसको विजुलाइज करना डिफिकल्ट है, वो मैथ्स इतनी एडवांस हो जाती है, काफ़ी थ्योरेटिकल हो गया। मेरे को इंटरेस्ट था, बचा हुआ 50% जो कोर्स लोड था हमारी ब्रांच का वो इलेक्ट्रॉनिक्स में था, उसमें मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले से इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा, तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे। सेमीकंडक्टर एक्चुअल लाइक पहले सर्किट्स वगैरह बनाते थे, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज थे, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स था। तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी लग रहा है मुझे। इलेक्ट्रिकल आई डोंट नो, यहाँ पे यूएस में इलेक्ट्रिकल में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन एटलीस्ट रुड़की में जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी, इलेक्ट्रिकल जनरली हाई पावर इलेक्ट्रिकल सर्किट से डील करती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अलग अलग ब्रांचेस है ना, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का ज़्यादा काम था, इलेक्ट्रिकल नहीं था। ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें से नहीं डील करते थे हम, रेक्टिफायर्स, ट्रांसफॉर्मर्स ये नहीं करते थे। आई थिंक इलेक्ट्रिकल वाले का काफ़ी कॉमन है, सेमीकंडक्टर और ये माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों के कोर्सेज होते थे इसमें डेफिनेटली, बट मैंने जो कोर्स को कंपेयर किया था मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा क्लोज लगा था। जैसे हमारा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का कोर्स था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स अलग अलग किस टाइप के होते हैं, प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से कालमन फिल्टर्स वगैरह ये सारे फिल्टर्स होते हैं। फिर रिसर्च में कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरू किया? तो जिस प्रोफेसर ने मैकेनिक्स 101 का कोर्स लिया था, जो फर्स्ट कोर्स था सिविल में फिजिक्स का लिया था जो, तो उस प्रोफेसर से बात करनी स्टार्ट की थी मैंने, उससे कुछ मैं क्वेश्चन पूछता था मैं क्लास वगैरह के बाद। तो फिर उसने मुझे ऑफर दिया था लैब में अगर काम करना। उसके लैब में कोई अंडरग्रेड भी नहीं था उस टाइम पे जो काम कर रहा था, और PhD स्टूडेंट भी शायद 1 या 2 थे, तो जस्ट स्टार्ट ही कर रहा था, बहुत नया प्रोफेसर था वो, US से आया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स लोवेल से PhD थी उसकी बायोफिजिक्स में। तो उस टाइम उससे बात की थी, उसने एक बुक दी थी पढ़ने के लिए, बढ़िया बुक थी, कॉस्मोस बुक है ना कार्ल सेगन की, वो उसने दी थी पढ़ने के लिए, वो काफ़ी बढ़िया लगी थी। उस टाइम मैंने उसको कहा था मुझे क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट है काम करने में, तो उसने क्वांटम मैकेनिक्स 1 की बुक आती है पीटर ग्रिफिथ्स की, वो बुक दी थी उसने। तो उसके अलावा याद आया फिर DJ ग्रिफिथ्स भी सुना ही होगा।
तो क्या कह रहा था, हाँ बुक दी। तो उसके बाद वैसे रिसर्च का डिस्कस कर रहे थे कि रिसर्च किस चीज़ में करनी चाहिए। तो वो कह रहा था, और मुझे बात सही भी लगी कि लाइक अर्ली 20th सेंचुरी फिजिसिस्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड था साइंस पे। मतलब आइंस्टाइन हो गया, मैक्सवेल हो गया, मैक्स प्लैंक, बोर, डायरेक, ये सभी लोग बड़े बड़े लोग सारे अर्ली 20th सेंचुरी में निकले, है ना। तो उस टाइम फिजिक्स सबसे फेमस था एज अ साइंस। उसके बाद केमिस्ट्री ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अलग अलग प्रोसेसेस इन्वेंट करने थे, टेक्सटाइल वगैरह की केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। अब फोकस बायो साइड ज़्यादा है, मतलब क्योंकि उस टाइम फील्ड दोनों, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री पे डिपेंडेंट है ना बायोलॉजी। तो वो इतने एडवांस नहीं हुए थे कि बायोलॉजी को सपोर्ट कर सकें, इतनी कॉम्प्लेक्स है। तो इट्स लाइक कि अब बायो में ज़्यादा पिकअप कर रहा है मार्केट साइंस में, तो बायो में काम काफ़ी हो रहा है। तो इट माइट बी वर्थ वर्किंग समथिंग अलोंग बायोलॉजी। और एक और सीनियर था मेरा जिसको माइक्रोफ्लूइडिक्स के बारे में पता था, उसने कुछ काम नहीं किया था बट वो उसी प्रोफेसर के साथ काम कर रहा था, तो वो मेरा लाइक फर्स्ट मेंटर था रिसर्च में। तो जो बायोफिजिक्स का प्रोफेसर था वो ज़्यादातर बायो में काम करता था क्या? उनकी लैब का काम होता था सोलर सेल्स पे, लेकिन उसमें बायो एलिमेंट ये था कि वो फ्रूट्स वगैरह को यूज़ करके सोलर सेल बनाता था। तो उसका जो मतलब गोल क्या था इसमें? उसका जो मेन प्रोडक्ट था उसका नाम था जामुन सोलर सेल। तो उसने जामुन को यूज करके सोलर सेल बनाया था। तो मतलब गोल क्या था इसमें? फ्रूट्स का यूज कर रहे थे, मतलब फ्रूट्स का इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि कुछ फ्रूट्स में डाइज होते हैं, मतलब जो डार्क फ्रूट्स होते हैं ना, जामुन डार्क फ्रूट है बहुत ज्यादा, है ना, ब्लैक होता है, तो वो सनलाइट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा। तो ये फील्ड मैं भूल चुका हूँ इसका नाम क्या था, बट माइकल ग्रेटजेल नाम का प्रोफेसर है EPFL में, जिसने ये फील्ड स्टार्ट किया था, डाइसिंथेसाइज सोलर सेल्स। मैं रोज सुनता था उस टाइम पे नाम, मैं भूल चुका हूँ, अलग अलग फ्रूट्स वगैरह से बनाने का। तो इसमें जस्ट चीप होता है बनाना, मतलब सिलिकॉन बेस्ड नहीं बनाने की ज़रूरत, और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा आती है, और सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो लिटरली इसे बिल्डिंग की विंडोज़ बना सकता है, तो उससे लाइट अंदर आएगी और फिर भी सोलर सेल की तरह काम करेगा वो। बाद में उन्होंने स्विच कर लिया था पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स पे, बट बायोलॉजी बेस्ड ऐसे हार्डकोर बायोलॉजी कुछ नहीं कर रहे थे। बायोलॉजी पे काम मैंने ही शुरू किया था वहाँ पे, माइक्रोफ्लूइडिक्स मेरे सीनियर ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर रिसर्च में स्टार्टिंग ऐसे हुई कि पेपर्स वगैरह इन जनरल रीडिंग ज़्यादा पसंद नहीं थी मुझे उस टाइम पे, और ऑब्वियसली एज एन अंडरग्रेड पेपर पढ़ना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। तो मैंने पेपर से नहीं स्टार्ट किया, मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया। तो मैंने लिटरली माइक्रोफ्लूइडिक्स यूट्यूब पे सर्च किया, और ये बात 2017 के जनवरी की है। तो उस टाइम पे जितने वीडियोस माइक्रोफ्लूइडिक्स टैग जिसमें भी था वो सारे देख लिए थे मैंने यूट्यूब पे, कोई वीडियो नहीं था जो मैंने नहीं देखा होगा। तो आई थिंक वहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन मिला, जो कि मुझे पेपर पढ़ने से शायद इतना नहीं मिलता। जनरली मैं सोच रहा हूँ लोग, मतलब यूट्यूब और जो पेपर्स हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, बिकॉज जनरली मुझे लगता है ज़्यादातर रिसर्चर्स अपलोड नहीं करते अपना कंटेंट यूट्यूब पे। आई थिंक होना चाहिए, मतलब क्योंकि पेपर पब्लिश करने का पॉइंट यही है कि साइंस को एक्सेसिबल करना, है ना, कि कम्युनिकेट करना। यूट्यूब आई थिंक आज के टाइम में इज अ बेटर सोर्स ऑफ कम्युनिकेटिंग देन पेपर, ऑब्वियसली, स्पेशली इफ यू वांट टू कम्युनिकेट टू मैसेस। बट मेजोरिटी जितने इवन लाइक ब्रेक थ्रू पेपर्स, आई थिंक AI के तो आजकल काफ़ी वीडियो आ जाते हैं, वही। बट वो जो AI के वीडियोस भी हैं, आई वंडर कि वो उस फॉर्मेट में हैं क्या कि जो लोगों को पसंद आएगा। वो भी जनरली यूज कैसे करना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो मतलब वर्किंग नहीं एक्सप्लेन करते। आई थिंक बनानी चाहिए और वीडियोस। तो आई थिंक अगर पेपर्स यूट्यूब फॉर्म में हो तो बहुत सही रहेगा। मतलब जनरली जितनी भी सबमिशंस हैं, मतलब IEEE वगैरह से रिलेटेड, सब में वीडियो रिक्वायर्ड ही होती है, बट मुझे ऐसा लगता है वो वीडियो के पास ही रह जाती है, उन्हीं के पास रह जाती है और पेवाल के पीछे रह जाती है, मतलब यूट्यूब पर तो आ ही नहीं पाती, कभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मतलब जो पेपर पढ़ रहा है वही वीडियो देखता है, ऐसा नहीं है कि मतलब वीडियो भी डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, ये दिक्कत है। तो फिर माइक्रोफ्लूइडिक्स के क्या एप्लीकेशन, मतलब क्या है माइक्रोफ्लूइडिक्स? माइक्रोफ्लूइडिक्स अपने आप में जस्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर बहुत नैरो चैनल्स हैं कुछ, उनके अंदर तुम अगर फ्लूइड को फ्लो कराते हो तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं कंपेयर टू अगर कोई बड़ी पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा होता।
फॉर एग्जांपल अगर पानी है, ठीक है, हमारे जो नॉर्मल पाइप्स होते हैं बिल्डिंग में, जो सप्लाई वाटर जहाँ से आता है, उसमें पानी बहुत इजीली फ्लो करता है। लेकिन अगर बहुत छोटे चैनल में होगा तो पानी हनी की तरह बिहेव करता है, बहुत थिक एक्ट करता है। उसका रीज़न ये है कि सरफेस इंटरेक्शन बढ़ जाता है। उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके बहुत चीज़ें की जा सकती हैं। तो माइक्रोफ्लूइडिक्स में बहुत सारे सब फील्ड बन चुके हैं। जैसे कुछ लोग माइक्रोफ्लूइडिक्स को डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ चुका है तो अलग अलग चीज़ों से इंटरेक्शन का टाइम बढ़ जाएगा। तो ये माइक्रोफ्लूइडिक्स में भी ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, मतलब नेवियर-स्टोक्स वगैरह, लाइन सब अप्लाई होता है ऑब्वियसली। फ्लूइड डायनामिक्स ब्रेक नहीं होता है माइक्रोफ्लूइडिक्स स्केल पे, और अप्लाई होता है उस पर भी, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और यूजफुल भी है स्पेशली क्योंकि फ्लो लेमिनार होता है। एक ये भी मेन रीजन है ना माइक्रोफ्लूइडिक्स का। सबसे बड़ा रीजन तो आई गेस यही है कि फ्लो लेमिनार है तो फ्लो प्रेडिक्टेबल है, तो तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर टर्बुलेंट हो गया तो उसको मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि वो स्टोकेस्टिक हो गया फ्लो एक टाइप से। जबकि माइक्रोफ्लूइडिक्स में डिटर्मिनिस्टिक है फ्लो, तो तुम उसको गाइड कर सकते हो, चीज़ों को बहुत कंट्रोल्ड वे में मिक्स कर सकते हो। या फिर एक फील्ड है बबल माइक्रोफ्लूइडिक्स, आई डोंट नो तुझे कितना नॉलेज है उसका, सुना नहीं। बट दो इमिसिबल चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं एक स्पेसिफिक फ्लो रेट से। तो जो दो, क्योंकि इमिसिबल है तो एक चीज़ ऐसे ड्रॉप के फॉर्म में आती रहती है, तो ऐसे ड्रॉपलेट फॉर्म होते रहते हैं। अब उन ड्रॉपलेट में सेल एनकैप्सुलेट करके तुम अलग अलग टाइप के सेल्स को अलग कर सकते हो। यही सेम टेक्नोलॉजी आरएनए वैक्सीन के लिए यूज़ की थी लोगों ने। तो भी जो आरएनए वैक्सीन है, आरएनए क्या है कि आरएनए बहुत इनस्टेबल मॉलिक्यूल, जो ड्रॉप्स है, ड्रॉपलेट्स है, इनका साइज क्या फिर मतलब तो इनका साइज ट्यूबल होता है। तो फ्लो रेट का जो रेशो होता है दो अलग अलग फ्लूइड, इम्यूनिसिपल फ्लूइड्स का, उसके रेशो के हिसाब से इनका डायमीटर चेंज होता है। तो इनका डायमीटर बहुत छोटा भी हो सकता है, लाइक 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, या फिर बहुत बड़ा भी हो सकता है 500, 400, 500। तो फिर ये जो माइक्रोफ्लूइडिक्स है, इसकी मतलब क्या एप्लीकेशन, आई मीन मतलब और क्या क्या एप्लीकेशन है? डायग्नोस्टिक में बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, और माइक्रोफ्लूइडिक्स बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है फील्ड। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन चीज़ है प्रेगनेंसी टेस्ट। जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें उस स्ट्रिप पे पी करना होता है, और उसमें जो 2 स्ट्रिप बन जाती हैं अगर कोई प्रेग्नेंट है, अगर नहीं प्रेग्नेंट है तो 1 स्ट्रिप बनती है। वो सबसे सिंपल माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस है। और कोविड टेस्ट भी है ऐसा ही, सेम टू सेम उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड कोविड टेस्ट डेवलप किया है। तो वो भी फील्ड है, उस फील्ड का नाम है पेपर माइक्रोफ्लूइडिक्स। तो उसमें जो माइक्रोफ्लूइड मतलब माइक्रो जो चैनल है, उस चैनल का एप्लीकेशन क्या है? मतलब डायरेक्ट मतलब फ्लूइड को उस चैनल के थ्रू ही क्यों फ्लो कराना जरूरी है? मतलब क्योंकि कंट्रोल्ड है। अगर कंट्रोल है तो तुम टाइम कर सकते हो चीज़ों को। ओके, टाइमिंग के लिए यूज है, मतलब टाइम वन ऑफ द यूज, नॉट द ओनली यूज। मतलब कोविड का टेस्ट हो गया, कोविड का टेस्ट, उसमें टाइमिंग का यूज है। ओके, उसमें वो फ्लो करता है, सबसे पहले एक टाइप की एंटीबॉडी को पिक करता है, फिर एक डिले आता है, जब तक वो दूसरी जगह पहुंचेगा तब तक वो मिक्स हो जाएगी अच्छे से, या फिर इंटरेक्ट कर लेगी एंटीजन के साथ, फिर दूसरी जगह जाके नेक्स्ट इंटरेक्शन होगा। तो तुमने प्रोग्राम कर दिया इंटरेक्शन को डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग टाइम फ्रेम्स, क्योंकि तुमको पता है कि एक फिक्स स्पीड से ट्रेवल करेगा उसमें। और टाइमिंग के अलावा और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं इसके? टाइमिंग के अलावा एप्लीकेशंस नैनो पार्टिकल्स में लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं आजकल। जैसे नैनो पार्टिकल्स का यूज़ ड्रग डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा है, कि अगर ब्रेन में कोई ड्रग पहुंचानी है फॉर एग्जांपल, तो ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो कि प्रिवेंट करता है किसी भी सब्सटेंसेस को ब्रेन में एंटर करने से। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैं वो ब्रेन में नहीं घुस पाती। लेकिन नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे स्फीयर टाइप के, नैनो साइज के, जिसके अंदर तुम ड्रग डालते हो, नैनो पार्टिकल्स ब्रेन के अंदर ले जा सकते हैं ड्रग्स को। तो जो नैनो पार्टिकल्स बनाना है वो ड्रॉपलेट माइक्रोफ्लूइडिक्स से बन सकता है, और डायमीटर कंट्रोल कर सकता है। तो उसका तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब ड्रग एक तरह से लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पेप्टाइड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। बायोलॉजी में एक बहुत मेन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको फैक्स बोलते हैं, फ्लो असोर्टेड FACSE सेल सॉर्टिंग। तो फ्लो करते हैं सेल्स और वो मार्च करते हैं, हर एक सेल एक ड्रॉपलेट के अंदर होता है, और एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मार्च करते हैं। मार्च करते हैं ऐसे माइक्रोफ्लूइडिक फ्लो के अंदर होते हैं, और एक लाइट का सोर्स होता है, वो देखते हैं कि सेल कौन से कलर का ग्लो कर रहा है, और कलर के हिसाब से वो सॉर्ट कर देता है अलग अलग चैनल्स में उसको। मतलब जो लाइन पर सेल
सारे सेल एक लाइन में चल रहे हैं, खतरनाक मतलब। तो उसका साइज क्या हो गया फिर उस चैनल का, तो वो छोटी हो गई। तो चैनल को छोटा होने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है। तो इसमें माइक्रोफ्लूइडिक प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। तो उसमें 3 फ्लो होते हैं, एक सेंट्रल फ्लो होता है और 2 साइड फ्लो होते हैं। जो साइड फ्लो होते हैं वो सेंट्रल फ्लो को पिंच कर देते हैं। ओके। और जो सेंट्रल फ्लो है वो इतना पिंच कर देते हैं कि सिर्फ एक बारी में एक ही सेल जा सके उसमें से। तो उस चैनल को छोटा होने की ज़रूरत नहीं है, साइड वाले फ्लो को जस्ट इंक्रीज कर दो ताकि वो चैनल को पिंच ज़्यादा कर दें। तो एक सिंगल लाइन में सारे सेल्स मार्च कर सकते हैं फिर उसको। तो फिर EPFL में इंटर्नशिप करी आपने, उसमें कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब कैसा, कितना डिफरेंट है यूएस से इधर? EPFL बहुत डिफरेंट था यूएस से। ओबियसली साइंस वहाँ पे भी होती है, साइंस यहाँ पे भी होती है, बट आई थिंक जो अप्रोच है साइंस की वो डिफरेंट है। और आई डोंट नो पूरे यूरोप के लिए बोल पाऊंगा कि मैं सिर्फ EPFL की बात कर रहा हूँ, बट आई थिंक वहाँ पे क्यूरियोसिटी बेस्ड साइंस या क्यूरियोसिटी ड्रिवन साइंस ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ पे लाइक हमेशा एंड गोल होता है माइंड में कि एक प्रोडक्ट बनाना है या फिर उससे कौन सा मार्केट बेनिफिट करेगा, मतलब मनी और इम्पैक्ट। मनी इम्पैक्ट ओरिएंटेड तो है ही, लेकिन मनी ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा है। जबकि यूरोप में मनी ओरिएंटेड थोड़ा सा कम होता है मुझे, और रिसर्च। तो उनको अगर इंटरेस्ट है किसी चीज़ में कि क्यों हो रहा है वो उसको परस्यू करेंगे विदाउट थिंकिंग कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो आई थिंक हर जगह नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इम्पैक्ट ड्रिवन और मार्केट ड्रिवन रिसर्च भी होता है, लेकिन दूसरे टाइप का रिसर्च भी है। वो दूसरे टाइप का रिसर्च मुझे मिसिंग दिखता है यहाँ पे। तो इधर ज़्यादा मुझे लगता है इंजीनियरिंग फोकस्ड, इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट फोकस्ड, और उधर ज़्यादा साइंस, प्योर साइंस नहीं, और कोर। मैंने बोला वहाँ पे दोनों का मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा मिक्स है, बैलेंस है। यहाँ पे मुझे बैलेंस नहीं दिखता। वहाँ प्रोडक्ट बेस्ड काम भी होता है वहाँ पे और एक्सप्लोरेटरी भी होता है। यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी मुझे प्योर एक्सप्लोरेटरी कम दिखता है, सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड दिखता है। तो यहाँ इम्बैलेंस दिखता है मुझे इन दोनों चीज़ों के बीच में। और ये अब कंपेयर टू इंडिया में इंडिया को भी इसमें कंपेयर किया जाए तो इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है? मतलब एल्टीट्यूड की में कैसा था रिसर्च में? सर्टेनली अमेरिकन या फिर यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड पे अभी तक नहीं पहुंचा है। काफ़ी फील्ड्स में, कुछ फील्ड्स में है, ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में नहीं है, बट ओवरऑल अगर सभी फील्ड्स को कंबाइन कर दें तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंचा है। और उसका रीज़न रिसोर्सेज आई थिंक कम रीज़न है उसका रीज़न अप्रोच ज़्यादा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे सपोर्ट है साइंस का वो उतना नहीं है। और वो पार्ट ऑफ द रीज़न है। ऑब्वियसली जो क्राउड आता है उनकी थिंकिंग वाला भी रीज़न है कि वो इस टाइप के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं जहाँ पे रिसर्च की जाती थी या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती थी या फिर दोनों किसी भी टाइप की रिसर्च की जाती थी। तो वो नई जगह आते हैं तो उनके पास कोई अच्छा प्रोसेस नहीं है ओरिएंटेशन के लिए कि वो उस माइंडसेट में कैसे आए रिसर्च करने के लिए। तो यूजुअली मुझे लगता है वो काफ़ी लॉस्ट रहते हैं पूरे PhD के टाइम में या फिर पूरे मास्टर्स के टाइम में। तो इन जनरल मुझे पैटर्न ये दिखता था कि IIT में PhD कौन करते थे? जिन लोगों का पहले मास्टर्स, मतलब अंडरग्रेड के बाद उनकी जॉब नहीं लगी तो यूजुअली लोग मास्टर्स कर रहे होते हैं कि शायद जॉब लग जाएगी। फिर मास्टर्स के बाद भी जॉब नहीं लगी, फिर PhD कर रहे होते हैं लोग। एज अ स्टेबल पॉइंट की तरह यूज करते हैं एग्जैक्टली। तो निकलने के लिए कि माइंड में वही होता है कि इवेंचुअली जॉब करनी है, माइंड में वो नहीं होता कि साइंस करनी है। उस टाइप के लोग आते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस में वो 2% लोग, 98% लोग वो थे जिन्होंने बस एक वो स्टेपिंग पॉइंट यूज कर रहे हैं, जो हम लैब में आते थे और पूरा टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहते थे, रिसर्च नहीं करते थे यूजुअली। एक हमारी लैब में ही एक लड़का था, वो PhD कर रहा था, 2 साल से उसने रिसर्च की, 1-2 पेपर पब्लिश किए, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करता रहता था वो भी। तो दिल्ली ATC में जॉब लगी उसकी, फिर PhD छोड़ के ATC में काम करने के लिए चला गया। कंप्लीशन रेट तो बहुत ही खतरनाक तरीके से कम होगा, मतलब PhDs के हिसाब से तो काफ़ी लोग तो सरप्राइजिंगली नहीं। ऐसा कैसे? सोशल स्टिग्मा कि फिर जॉब लग गई फिर क्विट नहीं करते? अगर जॉब लगी तो यस, जॉब लगने के बाद अगर जॉब लगी तो यस, अगर जॉब नहीं लगी तो क्विट नहीं करते इतना। हाँ तब तो ऑफ कोर्स फिर ये इसीलिए लिया था घर वाले बोलेंगे कि बीच में आ गया छोड़ के, वही ये लोग सोचेंगे कि फेलियर है और उस टाइप की चीज़ों के लिए वजह से फिर वो। प्लस एक
जस्ट प्रेस्टीज के लिए लोग जाते हैं, मुझे लगता है मोस्टली पीएचडी में इंडिया में, कि डॉक्टर हो जाएगा उनके नाम के आगे। इवन फॉर बैचलर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब आउटसाइड और पीयर ड्रिवन है यहाँ पर लोग, जो भी मतलब यूएस में जनरली मैंने देखा, ऐसा लगता है मुझे कि लोग खुद के इंटरेस्ट की वजह से करते हैं जो भी करते हैं। मतलब ऑल्दो कोई भी मतलब कोई भी रैंडम ब्रांच में भी अगर कोई कर रहा है तो आउट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा देखते नहीं है फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा लोग। इवन अंडर ग्रेड एडमिशन प्रोसेस ही देख लेना, उसमें लोगों को ऐसे लिखना होता है अपनी लाइफ के बारे में कि उनको क्या रीज़न था, उनको मोटिवेशन क्यों आया ये काम करने के लिए, कॉलेज में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, एक पूरा सब्जेक्टिव ड्राफ्ट लिखना होता है खुद के बारे में। इंडिया में दिक्कत ये है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो अगर 10 लाख लोग ड्राफ्ट लिखने लग गए तो उनको कौन पढ़ेगा फिर, और अगर पढ़ भी लेगा तो फिर वो स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे स्कोरिंग प्रोसेस अगर 1000 लोग 10 लाख लोगों का पढ़ रहे हैं। सब्जेक्टिविटी तो आएगी, बट आई थिंक अल्टीमेटली यही करना पड़ेगा कभी ना कभी तो वो एक ह्यूमन एलिमेंट मिसिंग हो जाता है उस वजह से, किसी को क्यों करना है कुछ। फिर और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं बैचलर्स में, फर्स्ट ईयर तो कोई ब्रांच एलोकेट नहीं होती उनको, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट ईयर पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं वो क्या करना है क्या नहीं करना। और अभी वो बाद ई टाइम होता है इनका एंट्री टू अमेरिका, उसमें भी वापस से उनको लिखने पड़ते हैं एसेस, एक जनरल ऐसे लिखना पड़ता है। नहीं पता मुझे अभी रिसेंटली कल परसों ही पता चला, मतलब पहले जनरल ऐसे लिखते हो हाँ। और फिर मान ले 3 प्रेफरेंसेस है तेरे, बायोमेडिकल मैकेनिकल, तो तीनों के लिए अलग अलग भी लिखेगा। तो 3 जगह अप्लाई कर रहा है तो 4 ऐसे लिखने पड़ेंगे, एक जनरल ऐसे और फिर ब्रांच वाइज तीनों का ऐसे, फिर जाके रिजल्ट आएगा। तो मतलब सिर्फ मतलब ग्रेड्स के बेस पे नहीं है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मतलब पूरा 1 साल एक्सप्लोर करने के लिए, तो खुद से डिसाइड कर सकता है क्या करना है। एग्जैक्टली और लैब्स में जा के देख सकता है, डिपार्टमेंट में जाके पूछ सकता है क्या अपॉर्चुनिटी है, प्रोफेसर से बात कर सकता है। हाँ, फिर तो पूरा IIT जेईई का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रैंकिंग के बेस पे फिर तो ब्रांच हटा देनी पड़ेगी वहाँ से, सिर्फ IIT रैंक के बेस पे सिर्फ IIT से IIT में एंटर करना है, उसके बाद में जाके ई टाइम दे। मेरे को तो एकदम बढ़िया सिस्टम लग रहा है, मुझे भी कोई इश्यू नहीं दिख रहा है, एकदम प्यारा है, बल्कि हेडेक और कम होगा। हाँ, लोगों को जो ब्रांच सेलेक्ट करनी है वो गलत प्रोसेस है ना, लोग पता ही नहीं है लोगों को क्या होती है ब्रांच, पता नहीं होता एग्जैक्टली। और जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं उनको तो पता है, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं उनको नहीं, इवन जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं बच्चों को थोड़ी पता है कि उनको उस ब्रांच में जाना है। मतलब काफी बच्चों के बिहाफ पे डिसीजन लेंगे ना वहाँ पे। वही है, बच्चे तो कहीं पे भी डिसीजन नहीं लेंगे चाहे पेरेंट्स पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए। आई थिंक ये फर्स्ट ईयर वाला तो होना चाहिए हर जगह, पूरा बढ़िया एक्सप्लोर करो। फिर काफी ओपन कल्चर होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, कोई भी लाइफ जोन कर लो, पूरा अलग अलग डिसिप्लिन्स देखो। तो और फिर यहाँ पर लाइफ कैसी है यूएस में कंपेयर टू इंडिया? कंपेयर टू इंडिया कॉलेज लाइफ ही कंपेयर कर सकता हूँ ऑब्वियसली। हॉस्टल लाइफ, अंडर ग्रेड लाइफ वैसे भी डिफिकल्ट होती है कंपेयर टू ग्रेड लाइफ। लाइक इवन जो लोग यहाँ पे ग्रेड स्कूल कर रहे हैं उनकी भी अंडर ग्रेड लाइफ डिफरेंट थी जो यहीं पे अंडर ग्रेड थे। तो कंपेयर करना उस सेंस में बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, बट जो अंडर ग्रेड जिनके साथ काम करता हूँ उनसे जो बात करता हूँ उस बेसिस पे अगर मैं अंडर ग्रेड टू अंडर ग्रेड लाइफ कंपेयर करूँ वो ज़्यादा फेयर होगा आई थिंक। तो अंडर ग्रेड लाइफ में मुझे डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखता है। आई थिंक IITs में जब हम लोग थे तो काफ़ी क्लोज निटेड कम्युनिटी थी। हॉस्टल्स में लाइक रूम सबके पास थे, सबके रूम खुले होते थे, किसी के रूम में भी चले जाओ, कहीं पे भी बैठ के काम कर रहे हैं, कोई ऐसे पर्सनल बाउंड्रीज नहीं होती थी वहाँ पे। तो कल्चरल डिफरेंस भी ऑब्वियसली यहाँ पे। हाँ, ये तो आई थिंक पर्सनल बाउंड्रीज लोग ज़्यादा रखना प्रेफर करते हैं, पर्सनल स्पेस सबको ज़्यादा चाहिए होता है, और वहाँ पे भी रिस्पेक्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि कोई पर्सनल स्पेस, मतलब तुम अटेम्प्ट कर सकते थे वायलेट करने का, फिर दूसरा चप्पल फेंकेगा तो रूम से बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो एक आई डोंट नो ज़्यादा कैंडिड मोमेंट्स थे वहाँ पे जितने मुझे यहाँ पे अंडर ग्रेड्स के आपस में इंटरेक्शन लगता है। मुझे बहुत फॉर्मल फील होता है, इवन जो अंडर ग्रेड यहाँ पे एक दूसरे से बात करते हैं अपनी ब्रांच के, जो कि वहाँ पे नहीं फील होता था बिल्कुल भी। ऐसा लगता है यहाँ पर मतलब एडल्ट काफ़ी जल्दी, काफ़ी यंग एडल्ट बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। हाँ, आई थिंक यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, मतलब पूरा स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ जाता है। आई गेस यही है रीजन। तो आई डोंट नो उसको अगर मैं अपसाइड डाउन साइड कहूँ, आई डोंट थिंक इतना ईजी होगा कंपेयर। अलग अलग ही होगा सिस्टम, मतलब ऐसा डाउन साइड से गलत नहीं है ये सिस्टम कोई,
जस्ट क्यों ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और उस टाइप से एक्ट कर रहे हैं। हम जब जाते हैं वहाँ मैच्योर नहीं होते, पूरा टाइम घर पे रहे होते हैं, मम्मी जो बोलती है वो करते हैं, पैसे भी नहीं कमाने, पैसे भी नहीं कमाने हैं, तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है, समझ रहा है, जब जहाँ पे एक टाइप से तू ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है तेरे एक्शंस के लिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है। होती है, जबकि यहाँ पे एज अंडरग्रेड तेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खाना भी बनाना है, खाना बनाना है, बहुत चीज़ें हैं, पैसा भी लाना है। एग्जैक्टली कितना एक्सपेंसिव एजुकेशन, मतलब वो उसका भी स्ट्रेस एक होता है ना, लोन कि इतने tens of $1000 दे रहे हैं, वहाँ पे पैसा भी नहीं होता इतना बड़ा फैक्टर, क्योंकि सस्ता, एटलीस्ट IITs में सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, बट यहाँ की कंपैरिजन में ऐसा नहीं है कि तुझे पूरा लाइफ टाइम निकल जाएगा वो लोन पे करने में, वैसा सिस्टम नहीं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। प्लस क्लब्स और सोसाइटीज़ वाला जो कल्चर था IITs में, एटलीस्ट पुरानी IITs में जो पहले ओवर टाइम फॉर्म हुआ था, वो चीज़ मुझे यहाँ पे इतनी नहीं दिखती है। मतलब फ्रेटर्निटीज वगैरह हैं, सोरोरिटीज़ हैं, बट एंजॉयमेंट के लिए है, राइट, मतलब ठीक है, और भी कम्युनिटी सर्विस वगैरह टाइप की एक्टिविटीज़ वगैरह भी करते हैं वो लोग, लेकिन रुड़की में या और भी सभी IITs में ही था मोस्टली पुराने वालों में, कि हर एक, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड क्लब होता था उसके लिए, जिसमें सीनियर्स है जो तुमको गाइड करेंगे कि क्या करना है। वो यहाँ पे है कि नहीं है, आई वंडर। क्लब्स वगैरह तो हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनका इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं, मतलब जो इंटरेक्शन है बिटवीन सीनियर्स और जूनियर्स तरह का कुछ है नहीं, ऐसा लगता है मुझे खुद ही खुद कर रहे हैं। मुझे भी वो लगता है, जैसे रुड़की में तो ये होता था कि सीनियर के साथ तू काम कर रहा है क्लब में, उसके बाद तो साथ में थक गए, तुम कैंटीन में चले गए समोसा खाने या कुछ भी खाने, उसके बाद फिर क्लब में नहीं जाना तो तू सीनियर के रूम में ही बैठा हुआ है जाके काम करने के लिए, सीनियर सो रहा है तो साइड में बैठ के काम कर रहा है, वो वापस वही आ जाता है, मतलब मैच्योर, मतलब जॉब की तरह ही हो गया यहाँ पर क्लब, मतलब ऐसे इतना वो नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गया। काफी वहाँ पे लाइक स्टार्टअप वाली फीलिंग है IITs में, यहाँ पर मुझे लगता है गिवन फिक्स आवर, यहाँ पे कॉर्पोरेट वाली फीलिंग है, समझ रहे, स्टार्टअप और जो वेल एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेट में फीलिंग डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस फील होता है। भाई मतलब आवरली वर्क करते हैं लोग, मतलब इतने देने हैं इसमें, एग्जैक्टली, और फिर हो गया। और ऐसे इन्वेस्टेड ऐसे नहीं है, पूरी चीज जान लगा के ही कर रहा है भाई। IIT में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइज्ड केओस होता था, जो चीज यहाँ पे नहीं दिखती है मुझे, वो केओस है ही नहीं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो रुड़की का हॉस्टल का खाना कैसा था? मतलब खाने लायक था। फर्स्ट ईयर का थोड़ा खराब होता था खाना, उसका भी स्ट्रेटेजिक रीजन था। स्ट्रेटेजिक रीजन ये था कि फर्स्ट ईयर के लोग प्रोटेस्ट नहीं करते नए नए आए होते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या एक्सपेक्टेशन है खाने की, और दूसरे हॉस्टल में खाना अलाउड नहीं होता क्योंकि बहुत क्लोज्ड होता है वो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल। स्टार्टिंग में तो टाइम की रिस्ट्रिक्शन होती है फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में, बाकी ईयर्स के हॉस्टल में नहीं होती, फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में टाइम की रिस्ट्रिक्शन होती है। तो लोग आते थे जुलाई में और रिस्ट्रिक्शन हटते हैं 15 अगस्त को आज़ाद हो जाते हैं। PhD में अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ डिसरप्टिव रिसर्च अभी तक काम चल रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस है डेफिनेटली, लेकिन वही है ना, मतलब अगर तू डिसरप्टिव ट्राई करेगा तो इट्स मोस्ट लाइकली कि जैसे पहले 100 लोग वो ट्राई कर चुके हैं, तो तुझे उस पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, पहले बारी बारी फेल करने का, फिर तू स्टेज पे पहुंचेगा जब किसी ने कुछ ट्राई नहीं किया। टाइम इन्वेस्टमेंट है काफ़ी ज़्यादा, और फेलियर्स, एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा, पता भी नहीं है सक्सीड होंगे या नहीं होंगे, वो तो है ही, वो तो PhD का नाम ही है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ टाइम नहीं है, एनर्जी लगती है। मतलब ज़रूरी नहीं है, कई चीज़ें ऐसी हैं, मतलब PhD में अगर कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, मतलब पता ही है अगर ये करेंगे तो ये पॉसिबल है, हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो मतलब काफ़ी, फिर वही है कि कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हो तुम, वही बात होगी ना। तुम इजी कर लो और कम वैल्यू ऐड कर लो, या फिर ज़्यादा रिस्क लो, फेलियर का चांस ज़्यादा हो जाएगा, बट अगर वैल्यू एडिशन हो गया वो भी बहुत ज़्यादा होगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ही है लिटरली। तो वही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप का ही काम लिया हुआ है मैंने अभी। तो मैंने सुना स्टार्टअप खोल रहा सुना तो मैंने भी
उससे ज्यादा नहीं पता मुझे। पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया है क्या अभी? मतलब कंपनी रजिस्टर हो गई है, अभी फंड रेज कर रहे हैं, अभी स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं सारी चीजें, मार्केटिंग कैसी होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा कंपनी का, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, स्टार्टिंग में क्या करना क्या है एक्चुअल में। कितने लोग हैं अभी कंपनी में? कंपनी में अभी जो एक्टिवली काम करेंगे वो 4 लोग हैं, 3 लैब के लोग हो गए और 1 एम्प्लॉई, तो फिर वो फुल टाइम हायर किया है। तो लैब से ऑपरेट होगा ये? अभी लैब से ही ऑपरेट होगा फिलहाल, जब तक कंपनी की फंडिंग नहीं आती है। और जैसे ही कंपनी की फंडिंग आ जाती है तो भी नेगोशिएशन चल रहा है। अगर यूनिवर्सिटी रेडी हो जाती है तो यूनिवर्सिटी खुद इन्वेस्ट कर देती है एज एन एंजल इन्वेस्टर, तो यूनिवर्सिटी बिकम्स द एंजल इन्वेस्टर, जो कि कुछ शेयर लेगी कंपनी में और फिर यूनिवर्सिटी स्पेस दे देगी यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं पे कंपनी का पूरा ऑपरेशंस के लिए। तो वो रूट फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो नहीं होता है तो फिर एक वीसी कांटेक्ट में है, अगर वीसी दे देता है तो वीसी इज ऑब्वियसली अबव एंजल इन्वेस्टर, तो फंडिंग का अमाउंट ज्यादा होता है। फिर ऑफिस सेटअप करने का प्लान कहाँ पर है? टेक्सास में या फिर? दे देता है स्टार्टिंग टेक्सास में ही होगी डेफिनेटली, क्योंकि मेरी पीएचडी चल रही है, सीईओ की पीएचडी चल रही है, तो अभी यहीं पे ही होगा। तो बट कॉलेज स्टेशन में नहीं, मोस्ट लाइकली डैलस या फिर ऑस्टिन। ऑलराइट, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। अब चलते हैं खाना खाने। नाइस टू मीट यू। ये फोन क्यों दे रहा है? हाथ मिला रहा था तो